Hello students, this is our YouTube channel Wings Education, and today we are going to learn the fundamentals of English language. Remember, when I say English language, then it comes to speak it out. जब मैं बात करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज जो हम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अपकमिंग 7 to 10 डेज, आने वाले 7 से 10 दिनों में हम इंग्लिश के ही उन फंडामेंटल्स पर वर्क करेंगे जो कि हमें एक अच्छा स्पीकर बनाने में, एक अच्छा वक्ता बनाने में हेल्प करेगी। तो आज की जो हमारी क्लास है, दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इट आउट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस व्हेन वी वांट टू स्पीक इट, व्हाट इज द थिंग दैट रिस्ट्रेनिंग अस फ्रॉम स्पीक इट आउट। चलिए बात करते हैं इंग्लिश। एंड इंग्लिश is a language, एक भाषा है। बहुत से लोग, स्पेशली बहुत से स्टूडेंट्स, इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। देयर होल मोटो इज किताबें पढ़ना, टू लर्न द आंसर्स, टू रीड द बुक्स एंड राइट देम इन द नोटबुक और आंसर कॉपी, और उसके बाद उस चीज को भूल जाते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अंग्रेजी को जब तक हम एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ते रहेंगे, ये हमारे डेली लाइफ का एक पार्ट नहीं बन पाएगी। अगर हमें इसे हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट बनाना है, तो हमें इसे हमारी डेली लाइफ में यूज करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार नहीं, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, इवन लैक्स ऑफ टाइम्स, और तब हम इस चीज को अपनी पर्सनैलिटी का एक अनफॉरगेटेबल पार्ट बना पाएंगे। चलिए बात करते हैं कुछ चीजों के बारे में। इंग्लिश सीखना हर कोई चाहता है। ओनली 2 to 3% आउट ऑफ 100 रीच एट दैट लेवल। इवन 2 to 3% इज अ बिग नंबर। ओनली दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन रीच टू दैट लेवल। क्यों होता है ऐसा? इंग्लिश की जब बात करें तो ये एक लैंग्वेज है। व्हेन पीपल कम टू मी, और जब वो मुझसे बात करते हैं, तो उनका पहला प्रश्न, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू लर्न इट? कितना समय लगेगा हमें इसे सीखने में? द आंसर इज क्वाइट सिंपल। देखिए, एक लैंग्वेज है, और आप किसी भी ग्रामेरियन से, आप किसी भी लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बी फ्लुएंट इन दिस, तो वो आपको एक ही चीज कहेगा, एटलीस्ट 2 years, 2 साल। 2 साल तो बहुत लंबा समय है। क्या लोगों के पास है 2 साल? नॉर्मली क्या होता है, बच्चे मेरे पास आते हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट समर कैंप्स। जब ये सीजन आता है एग्जाम्स का, जब बच्चों के एग्जाम्स ओवर हो जाते हैं, और उसके बाद अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एक समर कैंप ऑर्गेनाइज करती है, और उस समर कैंप में आपको कहा जाता है कि आपकी 10 क्लासेस होंगी, एंड इन दीज 10 क्लासेस वी विल शो यू हाउ टू स्पीक। हम आपको बताएंगे कैसे बोलते हैं, और आप इन 10 दिनों में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। सीख जाएंगे नहीं, शुरू कर देंगे। तो 10 दिन क्या बहुत है अंग्रेजी सीखने के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके अलावा आपने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे होंगे, 90 घंटों में अंग्रेजी सीखें, 3 महीनों में अंग्रेजी सीखें, 1 महीने में अंग्रेजी सीखें। अंग्रेजी सीखने का ऐसा कोई प्रभावशाली तरीका आज तक बना ही नहीं। और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि हम आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस भाषा में पारंगत कर देंगे, तो वो आपको 100% झूठ बोल रहा है। इंग्लिश एक ऐसा व्यक्तित्व का आईना है, जब आप इसे सीखते हैं तो आपको समय लगता है, लेकिन अगर आपने एक बार इसको अच्छे तरीके से सीख लिया, तो ये आपकी पर्सनालिटी का वो एस्पेक्ट बन जाता है जो आपको भीड़ से अलग कर देता है। आप मुझे सुन रहे हैं अभी, अगर मैं मेरी बात करूं, वॉट इज द थिंग दैट मेक्स मी अपार्ट फ्रॉम द क्राउड? ऐसी क्या चीज है जो मुझे
भीड़ से अलग बनाती है। अगर मैं अपनी गणित की बात करूं, आई एम रियली डफर, मुझे गणित का कोई इतना महान नॉलेज नहीं है। किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी मेरी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो मुझे लोगों से अलग बनाता है। और अगर आप मुझे पूछें कि मैंने इसको कितने समय में सीखा, तो मेरा सीधा सा जवाब होगा, मुझे आज तक इस भाषा को सीखते हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके हैं, और अभी तक भी मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने इस भाषा को पूरी तरीके से सीख लिया है, क्योंकि इस भाषा का कोई अंत नहीं है। आप इसको जितना ज्यादा अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, आप उसमें इतनी अच्छी पकड़ बनाते जाएंगे। चलिए, ये तो बात हो गई कि इसको कितना समय लगता है, कितना नहीं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है, समस्या कहां है। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सी क्लासेस ज्वाइन की होंगी। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सी क्लासेस ली होंगी। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हो सकता है महीनों तक आपने इस चीज पर काम किया हो, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ काफी लोगों के साथ कि वो अंग्रेजी नहीं सीख पाए, या फिर वो एक ऐसे लेवल पर आकर अटक गए जहां उनको लगने लगा कि अब मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है, अब मैं इसको और ज्यादा अगले स्तर पर नहीं ले जा पा रहा हूं। तो सबसे पहली चीज, वेयर इज द प्रॉब्लम, समस्या कहां है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो आपको हिंदी से इसे रिलेट करना पड़ेगा। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल अलग है। अगर आपको भाषा सीखनी है तो अगर आपने उसको हिंदी से जोड़ लिया तो वो आपके कदमों को रोक लेगी। कैसे रोक लेगी? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप छोटे थे तो आपने हिंदी सीखी, हो सकता है आपने हिंदी ना सीखी हो, आपने मारवाड़ी सीखी। कैसे सीखी? क्या आप एक दिन बैठे थे टेबल के ऊपर, आप बोर हो रहे थे और आपका मन हुआ कि चलो आज मारवाड़ी बोलते, आपने बोलना शुरू कर दिया। हिंदी कैसे सीखी? आप एक दिन बैठे थे, आपको ऐसा लगा कि अरे यार बहुत दिन हो गए चुप रहते हुए, आज हिंदी बोलते हैं, आज हिंदी बोलना शुरू करते हैं, और आपने हिंदी बोलना शुरू कर दिया। क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट यू डिड व्हेन यू वांटेड टू लर्न दिस लैंग्वेज, आपने क्या किया? आपने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके घर के दूसरे सदस्य, वो आपके आसपास थे, वो इस चीज को बोलते थे, वो आपको कहते थे यहां आओ, तब आप उनकी तरफ जाते थे। उन्होंने आपको कहा कि वो देखो पंखा, आपने उस चीज की तरफ देखा, आपको पता चला इस चीज को पंखा बोलते हैं, वो मुझे इशारा कर रहे हैं, वो देखो, इसका मतलब हुआ कि मुझे वहां देखना है। ये सारी चीजें, इसी तरीके से एक भाषा के बोलने की प्रस्तुति का निर्माण होता है। बात करते हैं अंग्रेजी की, तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो क्या हम मारवाड़ी में पहले सोचते हैं कि मैं यूं क्या करियो, फिर आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके बाद आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे कि व्हाई डिड आई डू दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं। आप हिंदी जब आप सोचते हैं तो आप उसको डायरेक्टली किसी और लैंग्वेज में नहीं, आप उसको हिंदी में ही सोचते हैं और आप हिंदी में ही बोलते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में सोचने के बाद हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, और इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको बोलते हैं, और तब तक सामने वाले सुनने वाले के पास इतना समय नहीं रहता कि वो आपकी वहां पर खड़े होकर बात को सुने। सबसे पहली चीज, समस्या कहां है? दिस इज द प्रॉब्लम। क्या करना है? सबसे पहले, अगर आपको कोई कहता है कि आप बिना हिंदी के अंग्रेजी नहीं सीख सकते, तो वो आपके दिमाग को, आपके माइंड को बहुत ही नैरो कर रहा है। हो सकता है कि आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें हिंदी के माध्यम से, लेकिन आप इस चीज में कभी भी फ्लुएंट नहीं बन पाएंगे। गारंटी है, लिख के ले लीजिए। अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो आपको सोचना अंग्रेजी में पड़ेगा। आपके दिमाग में रोज लाखों ख्याल आते हैं। आपने सुना होगा, दिमाग कभी भी सोता नहीं,
अभी भी आपके दिमाग में हजारों ख्याल आ रहे होंगे, ये क्या है, आपके दिमाग में है ये क्या है, आपने इसको डायरेक्ट बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज ब्लैक बोर्ड, वो क्या है, दैट इज फैन। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, लेकिन हमने अपने दिमाग में ये चीज डाल रखी है कि नहीं, अगर हमें अंग्रेजी सीखनी है तो हमें हिंदी में सोचना पड़ेगा, हिंदी में सोचने के बाद हम उस चीज को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, और तब तक बहुत लंबा टाइम गुजर चुका होता है, और ये आपके माइंड को, आपके दिमाग को बहुत ज्यादा संकुचित बना देता है। तो पहली चीज, इंग्लिश में सोचना शुरू करें, किसी और के दबाव में नहीं, खुद के मन से इंग्लिश में सोचना शुरू करें। दूसरी चीज, सबसे मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है यह है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, ही डजंट फील कंफर्टेबल, वो खुद का उतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन है? सबसे मेन चीज, एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि सर हम इंग्लिश बोलना चाहते तो हैं, हम चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलें, लेकिन हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। तो ये माहौल आखिर है क्या? क्या चीज है ये माहौल? और ऐसी क्या चीज है जो ये माहौल आपको देता है और आप अंग्रेजी सीख जाते हैं, और इस माहौल के ना होते हुए आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं जो हमारे साथ होता है, दैट इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बहुत से लोग होते हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जब वो किसी के पास जाते हैं जस्ट फॉर ए ट्राई, जैसे आप अपने बड़े भाई के पास गए, आप अपनी छोटी बहन के पास गए, आप अपनी मदर के पास गए, आप अपने फादर के पास गए, एंड यू से, कोई भी चीज अगर आपको बोलनी है, मॉम आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, सिस्टर गिव मी दैट पेन, या किसी दोस्त के पास जाते हैं, कैन आई यूज योर पेन, तो सबसे पहली चीज और सबसे पहली रुकावट जो आती है वो यहीं पर आते हैं। हमें इस तरीके से नकार दिया जाता है, हमें इस तरीके से फटकार लगा दी जाती है जैसे हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया हो। यही वो चीज है। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ हो, मेरे साथ तो लाखों बार हुआ है, और ये चीज आपको अंदर से इतना ज्यादा तोड़ देती है, आपको ऐसा लगता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी, क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? फाइंड अ कंपेनियन। फाइंड अ कंपेनियन। अब कंपेनियन का मतलब क्या है? ऐसे इंसान को ढूंढें जिसके अंदर उतनी ही आग हो अंग्रेजी को सीखने के लिए जितनी आपके अंदर है। अगर ऐसा इंसान आपको मिल गया तो वो इंसान और आप मिलकर इस भाषा को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। सो फाइंड अ कंपेनियन। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर अगर कंपेनियन न मिले तो, अगर ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसके साथ हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो इस चीज का बहुत ही सरल सा जवाब है। अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके साथ आप अंग्रेजी बोल सकें, तो सीधी सी बात, इस दुनिया में आपको सबसे बेहतर, सबसे अच्छा आपके दिमाग को, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को सबसे बेहतर कौन समझता है? जब आप इस चीज को सोचेंगे तो आपके दिमाग में एक ही विचार आएगा कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो सबसे पहले क्या करें? अगर इफ यू फाइंड अ कंपेनियन, दैट इज रियली गुड। इफ यू डू नॉट फाइंड अ कंपेनियन, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद योरसेल्फ। खुद के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कैसे करें प्रैक्टिस? ठीक है, दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे आपने सोचा कि यार चलो खाना खाते हैं, तो आपने कहा लेट्स ईट फूड। यार उसको कॉल करते हैं, लेट्स कॉल हिम। अब मैं क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद के साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है कि जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, यू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। हो सकता है कि आपको खुद को लगे कि यार इस चीज को मैं गलत बोल रहा हूं। अगर आपको लगता है कि गलत बोल रहे हैं आप, टेक हेल्प ऑफ गूगल। इस चीज को क्या बोलते हैं?
एक चीज मैं आपको बता दूं, दो चीजें होती है। वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। जब आपको आपके क्यों का जवाब मिल जाए तो आपका हाउ अपने आप ही आसान हो जाएगा। आपको अंग्रेजी सीखनी क्यों है? क्या फ्री बैठे हैं इसलिए अंग्रेजी सीखनी है, या आप लोगों को इंप्रेस करना चाहते हैं इसलिए अंग्रेजी सीखनी है, या फिर आप अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं जहां पर आप 100 लोगों के साथ भी अगर खड़े हो तो जिस पर आपकी नजर जाए वो उन 99 लोगों को भूल जाए। अगर आपका वाई स्ट्रांग है, अगर आपको पता है क्यों करना है, तो आपका हाउ बहुत जल्दी, बहुत इजीली अचीव हो सकता है। मेरा एग्जाम्पल लूं, इफ नॉट माइंड, मेरे एक दोस्त का एग्जाम्पल लूं। आई हैव ए वेरी गुड फ्रेंड, एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है, अभी काफी समय पहले नहीं थी, लेकिन मैंने उसको अंग्रेजी सीखते हुए देखा है। मुझे अभी भी याद है, वी वर लर्निंग समथिंग, हम कुछ चीज सीख रहे थे और एक ऐसा सेंटेंस आया जिसका मतलब हमें समझ नहीं आया। उसमें एक ऐसा मीनिंग था जो हमने कई जगह ढूंढा लेकिन फिर भी हमें वो मिला नहीं। आई वॉज रिलैक्स्ड कि चलो कोई नहीं, किसी से पूछ लेंगे, बट ही वॉज नॉट। उसके दिमाग में पता नहीं क्या था कि जब तक मुझे इस चीज का सॉरी, जब तक मुझे इस मीनिंग का मतलब नहीं मिलेगा मुझे खाना ही नहीं भाएगा, जब तक मुझे इस मीनिंग का मतलब नहीं मिलेगा मैं सो नहीं पाऊंगा, मुझे नींद नहीं आएगी। और अंत में उसने कुछ ना कुछ कर कुरा के उस चीज का मतलब जाना, तब मैंने उसके चेहरे पर वो रिलैक्सेशन देखा। ये चीज होती है, इफ योर वाई इज स्ट्रांग योर हाउ इज इजी। तो अब हमें पता चल गया कि करना क्या है, कैसे करना है। आप अपनी मदर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने फादर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने सिबलिंग्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप और भी कोई फैमिली मेंबर है उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट फॉर स्टूडेंट्स बट फॉर पेरेंट्स। क्या होता है कि कई बार हम भी ये सोच लेते हैं कि हमने तो नहीं सीखा, हम तो नहीं सीख पाए, लेकिन हमारे बच्चे सीखें। तो एक बात आप ध्यान से सुन लें कि अगर आपने ही अपने बच्चों को वो एनवायरनमेंट नहीं दिया तो उन्हें वो एनवायरनमेंट कहीं बाहर से मिलेगा, ये चीज आप भूल जाएं। आपके बच्चे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। मान लिया आपको नहीं आती, लेकिन एक चीज आप भी तो सीख सकते हैं। आप अपने बच्चे से पूछते हैं बेटा खाना खाओगे, आप ये भी तो पूछ सकते हैं वुड यू लाइक टू ईट फूड, पूछ सकते हैं या नहीं। और यही माहौल होता है, ये माहौल आपको कहीं और से नहीं मिलता, आप इसको कहीं और से खरीद नहीं सकते। यू कैनॉट पे अ सर्टेन अमाउंट एंड परचेज इट, नो, देयर इज नो मेथड। आपको इसी चीज से शुरू करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। अगर आपको हजारों मील लंबी यात्रा शुरू करनी है तो आपको पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा। और मेरी बात मान लीजिए आप, सबसे मुश्किल चीज जो है वो यही पहला कदम है। सबसे मुश्किल चीज, मुझे अंग्रेजी को पढ़ाते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं, अभी तक भी जब मैं किसी नए बंदे के साथ अंग्रेजी में बोलता हूं तो उसको यही लगता है या तो इसको अंग्रेजी आती है, ये अपनी अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये मुझे नीचा दिखाना चाहता है क्योंकि मुझे शायद उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन मेरा ऐसा कभी भी पर्सपेक्टिव नहीं होता है। अगर इंग्लिश मेरी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है, व्हाई शुड आई नॉट शो इट। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर कोई बहुत महंगी कार लेकर आए और उस कार को वो अपने गैरेज में पैक करके रख दे, उस कार का क्या मतलब? दैट्स द वे, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड यूज इट। एंड नाउ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं इस बात का 100% पक्षधर हूं कि ग्रामर के बिना आप अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख सकते। आपको हर चीज का बेसिक पहलू पता होना चाहिए, लेकिन हमारे पास अभी उतना समय नहीं है। वी हैव ओनली 7 to 10 days, 7 से 10 दिनों में हमें इस चीज के साथ फैमिलियर होना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सिखा दूंगा,
मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मोटो है आपको इस चीज के साथ फैमिलियर करना, एंड वंस यू बिकम फैमिलियर विद इट यू विल गेट योर ओन वे। आपको किसी और से पूछना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, आप खुद ही अपना रास्ता बना लेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम डेली यूजेबल सेंटेंसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद some of the sentences that we use in our daily life, not in English but Hindi। वो सारे sentences, काफी ऐसे sentences जो हम अपनी daily life में हिंदी में यूज करते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो अगर हम उनको अंग्रेजी में यूज करें। पहला सेंटेंस, think twice, दोबारा सोच लो। मान लीजिए आप अपने घर में किसी के साथ बैठे हैं, आप किसी चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आपने किसी से पूछा कि आपने अपना मन बना लिया है, कि आपने सोच लिया है, एंड ही इज नॉट श्योर, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देन यू कैन यूज थिंक ट्वाइस, दोबारा सोच लो, या फिर गिव इट अ सेकंड थॉट, एक बार दोबारा सोच लो। थिंक ट्वाइस का वही मतलब है जो मतलब गिव इट अ सेकंड थॉट का है। नेक्स्ट इज कॉल समबडी अप। अब देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है कॉल और एक होता है कॉल अप। कॉल का नॉर्मल मतलब होता है किसी को भी बुलाना, लेकिन कॉल अप का मतलब है किसी को फोन करना, टू कॉल समबडी। तो अगर आप किसी के साथ बैठे हैं और उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, यू कैन यूज कॉल हिम। लेकिन अगर आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो आप कहेंगे कॉल हिम अप, नॉट जस्ट कॉल हिम। कॉल हिम का मतलब है ही इज फिजिकली प्रेजेंट देयर एंड यू वांट टू कम नियर यू। लेकिन अगर आपको किसी को कॉल करना है, यू कैन यूज कॉल हिम अप, उसे कॉल करो। नेक्स्ट, रिंग अप का भी वही मतलब है जो कॉल अप का था। बिलीव ऑन हियर से, कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं और आज इस पैंडेमिक के सिचुएशन में जो अफवाहें हैं, जो र्यूमर्स है, वो बहुत ज्यादा फैल रही है। तो आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर कोई भी एक न्यूज आती है और आप उसको जल्दी से फॉरवर्ड कर देते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बिलीव ऑन हियर से का मतलब होता है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, तो आप यूज कर सकते हैं डोंट बिलीव ऑन हियर से, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। गिव अप, किसी ने बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, किसी ने बहुत ज्यादा किसी चीज में कोशिश कर ली, लेकिन अभी भी वो उस चीज में इतना अच्छा नहीं है, तो वो सोचता है कि मुझे इस चीज को छोड़ देना चाहिए। उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं डोंट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है किसी चीज को बीच में छोड़ देना या हार मान लेना, तो आप यूज कर सकते हैं डू नॉट गिव अप। नो समबडी इनसाइड आउट, नो का मतलब आपको पता है जानना, समबडी एब्रीविएशन है ये समबडी का एसबी। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर और आउट का मतलब होता है बाहर। जब आप किसी बंदे को अंदर से, मतलब वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोच सकता है, और बाहर से that what he is thinking, what is there in his mind, what he is capable of doing, तो आप यूज कर सकते हैं know somebody inside out, मतलब मैं तुम्हें पूरी तरीके से जानता हूं, अंदर से भी और बाहर से भी। यू कैन यूज इट विद योर फ्रेंड्स, जब आप वो आपको ट्रिक करने की कोशिश करे, जब वो आपको कुछ बोलने की कोशिश करे, तो यू कैन यूज आई नो यू इनसाइड आउट, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूं। गेट अप एंड वेक अप, ऑलमोस्ट ये दोनों फ्रेजेस उठने के सेंस में यूज होती है, लेकिन गेटअप का मतलब होता है कि अपने बिस्तर से उठ जाना, और वेकअप का मतलब होता है कि आंखें खोलना। नॉर्मली व्हेन वी आर डीप अस्लीप, जब हम गहरी नींद में होते हैं और सुबह सुबह जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, तो आंखों का खुलना, हमारा नींद से जागना, उसे हम बोलते हैं वेकअप। और बिस्तर से उतरना, that is called get up. So wake up and get up. Make fun of somebody, किसी का मजाक उड़ाना। अगर आपके सामने कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं उसका मजाक मत उड़ाओ, don't make fun of somebody. Lend somebody a helping hand,
अ हेल्पिंग हैंड का मतलब होता है किसी की मदद करना, और लैंड का मतलब होता है देना। तो जब आप अपना हाथ किसी की तरफ बढ़ाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं। सो लैंड समबडी अ हेल्पिंग हैंड। मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी कहीं फंसी हुई है और आपको किसी की हेल्प चाहिए, कोई वहां से गुजर रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हैं, विल यू गिव मी योर हेल्पिंग हैंड, विल यू गिव मी योर हेल्पिंग हैंड। ठीक है। नेक्स्ट, लैंड एन ईयर टू समबडी, किसी की बात को ध्यान से सुनना। जब आप किसी कन्वर्सेशन में इंडल्ज हैं, जब आप बातें कर रहे हैं और कोई आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा, तो आप उसे बोल सकते हैं लैंड मी योर ईयर। ओके, लैंड एन ईयर टू समबडी मतलब किसी की बात को ध्यान से सुनना, तो आप यूज कर सकते हैं लैंड मी योर ईयर। ओके, सो दीज आर द बेसिक सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। हिंदी में तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में भी हमें यूज करने चाहिए। क्यों? हम में से हर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है, लेकिन अंग्रेजी सीखने की कोई भी रामबाण औषधि बनी नहीं है कि वो आपको आए और आपके मुंह में डाल दे। अगर करना है देन यू नीड टू प्रैक्टिस। एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, आपने देखा होगा कि अभी इस पैंडेमिक के दौर में बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन सही चीज पढ़ना आपका अधिकार है और सही चीज पढ़ाना एक शिक्षक का नैतिक दायित्व है। अगर आप गलत चीज पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि अभी आपको पता न चले, लेकिन आगे जाकर ये चीज आपको बहुत ज्यादा परेशानी में डाल सकती है, आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। क्या है वो चीजें? जैसे ओके, सो नॉर्मली इफ यू टॉक अबाउट वर्ब, अगर हम वर्ब की बात करें तो आपको एक चीज बहुत क्लियरली पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, अगर मैंने लिखा गो, सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म, इसी की सेकंड फॉर्म वेंट, और इसी की अगर थर्ड फॉर्म की बात की जाए तो वो बनती है गॉन। ओके, दिस इज द बेसिक ऑफ वर्ब्स, गो, वेंट एंड गॉन। लेकिन किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी रूट फॉर्म के साथ जब आप एस और एस लगाते हैं तो उसे बोला जाता है इनडेफिनेट फॉर्म। लेकिन काफी लोग इसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी रूट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड कर देते हैं तो इसको बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन इसको बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, और अगर इसी फॉर्म के आगे अगर हम टू ऐड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं इंफिनिटिव, और कुछ लोग अलग से इसको बोलते हैं सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, गो, वेंट एंड गॉन, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। लेकिन यहां पर जब आप इसको देखेंगे गो, तो गो के साथ यहां पर आपको पता है प्लस, इसके साथ एस और एस ऐड किया जाता है रूट फॉर्म के साथ, और उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट फॉर्म। हालांकि अलग से किसी बुक में इसका कोई नाम दिया हुआ नहीं है, लेकिन समझने के लिए कुछ ग्रामरियन इसको इंडेफिनेट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन काफी लोग इसी चीज को फोर्थ फॉर्म के नाम से पढ़ाते हैं। अब पढ़ाते क्यों हैं? जब आप इनसे ये पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि ये बच्चों के सीखने में इजी रहता है, इसलिए हम इसको इस चीज से इस तरीके से पढ़ाते हैं। हालांकि किसी भी ग्रामर की अच्छी बुक में किसी भी अच्छे ग्रामरियन से अगर आप पूछेंगे तो वो इस चीज को सीरियस से नकार देगा, ऐसी कोई फॉर्म नहीं होती। लेकिन अपने तरीके से पढ़ाने के लिए, ताकि उनको ज्यादा एफर्ट्स न करने पड़े, इसलिए वो इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। इसी तरीके से फर्स्ट फॉर्म के साथ, रूट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, लेकिन इसको नाम दिया गया है फिफ्थ फॉर्म। टू प्लस गो, इसको बोलते हैं इंफिनिटिव, जो कि प्रॉपर ग्रामेटिकल टर्म है, लेकिन इसको बोला जाता है सिक्स्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। हो सकता है कुछ लोग
इससे आगे भी पढ़ाते हो तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए, उनका सीधा सीधा कहना है कि बच्चों को ये समझने में आसानी होती है, लेकिन अब आप एक लेवल पर आगे जाएंगे तो आपको ये चीजें सुनने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। और अगर आपने किसी को बोल दिया कि ये 5th फॉर्म है, ये 6th फॉर्म है, ये 4th फॉर्म है, तो लोग आप पर हंसेंगे, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। जो प्रॉपर टर्म है उसी को लेकर चलें, उसी के साथ आगे बढ़ें। एक छोटी सी चीज और जो मैं डिस्कस करना चाहता था कि बच्चों, जब हम टेंस की बात करते हैं तो बच्चों को रूट लेवल पर, बेसिक लेवल पर ही बहुत गलत चीजें सिखाई जाती है और उनको ये बोला जाता है कि जब आपको प्रेजेंट टेंस की बात करनी हो तब आप हा, हे, ही किसी के लास्ट में आ रहा है तो आप उसको प्रेजेंट टेंस मानेंगे। जब आपको पास्ट टेंस की बात करनी हो तो आपको देखना है कि किसी के लास्ट में था है, थे है, थी आ रहा है, तो वो पास्ट टेंस हो जाएगा। जब आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो आपको देखना है गा, गे, गी ऐसा आ जाएगा। ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है। एक बहुत ही बेसिक सी चीज जो बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती, और वो चीज है कि अगर आप टेंस की बात कर रहे हैं तो टेंस का सीधा सीधा संबंध होता है टाइम के साथ, समय के साथ। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यह चीज सही ना लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, मैंने उसे कल रात बुलाया था, मैंने उसे कल रात बुलाया है। अब आप देख सकते हैं बहुत से दैनिक दिनचर्या की भाषा में हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। जब आपको बोल रहा हूं कि मैंने कल रात उससे बात की थी या मैंने कल रात ही उससे बात की है, दोनों में सेंटेंस फर्क समझ रहे हैं आप इसमें? मैंने कल रात ही उससे बात की थी, मैंने कल रात ही उससे बात की है। तो ऐसे माहौल में मैंने कल रात उसे बुलाया था, मैंने कल रात उसे बुलाया है, तब आप सोचिए कि ये जो टेंस है इसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में देखिए था भी आ रहा है और है भी आ रहा है। अब आप इसे प्रेजेंट का मानेंगे या आप इसे पास्ट का मानेंगे? जबकि ये वो सेंटेंस है जो हम रोज अपने दैनिक दिनचर्या में यूज करते हैं। एक बार फिर से सुन लें, मैंने उसे कल रात बुलाया था या मैंने उसे कल रात बात की थी, मैंने उसे कल रात बात की है या मैंने उसे कल रात बुलाया है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों चीजें जिन्हें अभी तक आप लेकर चल रहे हैं, ये आपकी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर रही। द थिंग दैट यू नीड हियर टू आइडेंटिफाई विच टेंस इज दिस, यू नीड समय। आपको टाइम की जरूरत है, आपको समय की जरूरत है। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तब आप देखेंगे कि ये बात तो कल रात की है और कल रात वाला समय है दैट हैज ऑलरेडी एंडेड, दैट हैज ऑलरेडी गॉन, और अब आपको चाहिए अभी का समय। लेकिन यहां पर अभी का समय नहीं है तो आप इसको प्रेजेंट में नहीं लेकर जा सकते। तो ये है वाला जो आपका मेथड है दैट टोटली रुइंस हियर। और इसे आप लिखेंगे कि मैंने कल रात उससे बुलाया था, तो आई कॉल्ड हिम यस्टर नाइट। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यस्टर नाइट नया सा वर्ड हो। जैसे आप यस्टर के साथ डे ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कल, बीता हुआ कल। उसी के साथ आप यस्टर के साथ जब आप नाइट ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है पिछली रात। और ये जो यस्टर है ये अपने आप में बताता है बीता हुआ, ठीक है? तो यस्टर का मतलब बीता हुआ, और बीता हुआ क्या? रात। सो दैट इज कॉल्ड यस्टर नाइट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप बहुत अलग अलग लोगों से पढ़ रहे होंगे। अभी पेंडेमिक के दौर में हो सकता है कि आप बाहर नहीं जा पाए, और कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता इन दिनों। तो जब आप घर पर ही बैठकर ऐसी चीजें पढ़ते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपको आगे चलकर ये चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ देती हैं। तो अभी तक अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है तो आगे जब अगर आपके सामने ऐसा आए तो ध्यान रखें। लेकिन अगर पढ़ ली है तो जितना जल्दी आपके दिमाग से हो सके इन चीजों को निकाल दे, क्योंकि ये कोई कन्वेंशनल या परंपरागत तरीका नहीं है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी आर गोइंग टू मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास में हम बहुत सारे और सेंटेंसेस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे।
और प्रैक्टिस के साथ साथ हम क्लास में ही एक ऐसी एक्टिविटी डिजाइन करेंगे जो आप घर पर बैठकर कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। थैंक यू।